हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित जो प्रश्नावली 1.1 उसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1 के ये हमारे 5 पार्ट हैं और हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हम इनको जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्नावली डाल लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्नावली प्रश्नावली है भैया हमारी 1.1, ठीक। और देखो इसमें हमारा अभाज्य संख्या का ज़्यादा रोल रहेगा, तो मैं पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भाई। अब देखो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। दुनिया जहाँ में एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो है हमारी 2, ठीक है। और फिर 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, ऐसी हमारी संख्या ये चलती जाएंगी, ठीक। अब देखो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि इसके 2 गुणनखंड कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया कि 2 अपने आप में स्वयं से कट रही है और 2 1 से भी कट रही है, और इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होगा। तो तभी हमारी ये रिप्रेजेंट करी जाती है कि जब हमारे किसी भी संख्या के 2 फैक्टर होते हैं तो संख्या हमारी अभाज्य संख्या के रूप में आती है। अब यहाँ पर देखो इसके हम फैक्टर करेंगे तो अपने आप में स्वयं से कट रही है 3 और 1 से कट रही है, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे ही हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 5 अपने आप में स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, ठीक है। तो ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब लगातार में हम भाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं भैया भाज्य संख्या। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रॉपर तरीका से पढ़ेंगे, बस हमारे क्लास में आप बने रहना। तो देखो भैया भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या को भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में और फुल डिटेल में समझेंगे। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, तो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी।
अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम अपनी प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। ठीक है, 4, 6, 8, 9 और 10, ऐसे ही हमारी संख्याएँ चलती जाएंगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझते हैं कि 2 से अधिक फैक्टर कैसे होते हैं। तो देखो भैया, 4 अपने आप में स्वयं से कट रही है, और 4 2 से भी कट रही है। ठीक है, और 4 1 से भी कट रही है। ठीक है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण ये संख्या कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। सिमिलरली अब ऐसे ही हम इसका फैक्टर करते हैं, तो देखो 6 अपने आप में स्वयं से कट रही है, और 3 से भी डिवाइड हो रही है, और 2 से भी डिवाइड हो रही है, और 1 से भी डिवाइड हो रही है। 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो इसलिए हमारी संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही हम 8 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे, तो इनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली की तरफ। तो मैं इनको रेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो इनको नोट कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर नया लगे तो आप उसको नोट कर लेना। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट सवाल को करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है हमारा 140, और 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही हमें ये डिवाइड करनी होगी, फैक्टर करने होंगे। इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि 2 से संख्या कब कटती है। 2 से संख्या जब कटती है जब इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो संख्या हमारी कंप्लीटली 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये 2 का विभाजित नाम कहलाता है। अब देखो हमारे इकाई के स्थान पर 0 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 2 सत्ते 14, और ये यहाँ पर 0 उतर जाएगी यहाँ पर। अब आगे को सॉल्व करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं, जो शेष बचता है उसे अगली संख्या में हम ऐड कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक शेष बचा, तो 10 हो गए यहाँ पर, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 आ रहा, तो जब इकाई अंक 5 आ जाता है तो 5 का जो विभाजित नाम कहलाता है कि इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो, तो कंप्लीटली संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इसे हम 5 से विभाजित कर देते हैं, तो 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7। ठीक है भैया, अब हमें छोटी छोटी संख्या से हमें आगे बढ़ना होगा, और तब तक आगे बढ़ना होगा, तब तक हम डिवाइड करनी होगी जब तक संख्या हमारी कट के 1 ना आ जाए। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखो भाई, 140 के जो हमारे अभाज्य फैक्टर आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, एग्जाम में अगर आप यहाँ तक भी छोड़ जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको और तरीका से डिटेल में सॉल्व करना है तो आपको इस तरीका से करना है कि, तो देखो यहाँ पर 2 हमारे यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की घात 2 और गुणा 5 गुणा 7, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सेकंड सवाल को करेंगे हम। सारे सवाल हमारे ऐसे ही हैं, और बस आपको ध्यानपूर्वक करने होंगे सवाल ही। और सेकंड सवाल है हमारा 156। 156 के हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 6 आ रहा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचा 1 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 नेम 18,
और 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 से डिवाइड करेंगे 13 एकम 13। अब 156 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, हम इसे घात के रूप में लिख लेते हैं। जो संख्या हमारे घात के रूप में है उसे घात बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगी हमारी 2 की घात 2 और गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमारा यही आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला सवाल हमारा 3825, थर्ड सवाल 3825। अब देखो, वैसे ये हमारा ये 5 से भी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें छोटे छोटे संख्या से ही हमें आगे बढ़ना होगा डिवाइड करते हुए, ठीक है। तो 3825, देखो मैं आपको 3 का विभाजित नियम बताऊंगा कि 3 का विभाजित नियम क्या होता है। देखो भाई, 3 का विभाजित नियम कहलाता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो कंप्लीटली संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, हम इस तरीक़ा से हम वेरीफाई करेंगे। देखो 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 हमारे 3 से डिवाइड हो रही है, तो एक कंप्लीटली संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 एकम 3, एक कंप्लीटली डिवाइड हो गई, और 3 का भाग करेंगे 8 में, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचा 2, 22 हो गए, और 3 सत्ते 21, और यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। फिर हम देखेंगे कि अंकों का योग हमारा ऐसा तो ना हो जैसे 3 से विभाजित हो जाए। तो इस तरीक़ा से देखना कि 7 5 12 और 12 3 15। तो फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो रही है ना। तो 3 चौक 12, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब देखो, हम फिर देखेंगे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये संख्या होगी हमारी 5 से विभाजित, ठीक है। मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया कि इकाई के स्थान पर हमारे 0 और 5 हो तो कंप्लीट संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 5 अट्ठे 40, यहाँ पर बचे 2 25 हो गए, और 5 पंजे 25। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, जब तक डिवाइड करना जब तक 1 ना जाए, और 17 एकम 17, ठीक है। तो 3825 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब देखो, हम इसे घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 2 बार गुणा में, तो 3 की घात 2 गुणा 5 2 बार गुणा में, तो 5 की घात 2 गुणा और 17। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीक़ा से आपको फैक्टर करना है, और 1 से 2 नंबर में एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 4th। तो ये 4th सवाल है हमारा 5005, ठीक है। इसको भी हम विभाजित डिवाइड कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसका भी। तो देखो, इकाई अंक 5 आ रहा है, तो इसे हम 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 0 0 5 एकम 5। अब देखो, अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, और यहाँ पर बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, शेष बचा यहाँ पर 2, तो 21 हो गए, 7 तिया 21, ठीक है। अब यहाँ पर 143 आया, और हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से। 11 एकम 11, और यहाँ पर शेष कितने बचे, यहाँ पर 3, 11 तिया 33, और 13 एकम 13। हमारी जो संख्या है ये किस रूप में, ये हमारी संख्या है अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है।
जो इसमें बोल रहा है प्रश्न में। तो ये हो गए हमारे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखो कोई भी संख्या गुणा में एक से अधिक बार नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न है, उसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो जितने भी साथी हमारे चैनल पर हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। तो मैं इनको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो उसको इग्नोर करना। अब हमारा 5वां प्रश्न है 7429। 7429। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस होगी और कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होगी। तो 7429, तो हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 17 चौका 68। ठीक है, अब यहाँ पर शेष कितने बचे? 6, 62 हो गए। और 17 का भाग करेंगे हम 62 में, तो 17 × 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 51। अब देखेंगे शेष कितना बचेगा। यहाँ पर शेष बचेगा हमारा 11। तो 17 का भाग हम 11 में देंगे, नहीं जाएगा। और फिर हम एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38। और यहाँ पर कितने बचे शेष? तो यहाँ पर बचे शेष 5, 57 हो गए, 19 × 57। ठीक है, अब इसे 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23। ये जो संख्या है हमारी अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, तो 7429 के जो हमारी अभाज्य फैक्टर आए वो हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न नंबर 2 होगा। तो प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है, मेरे पास कक्षा 10 की एनसीईआरटी है और आपके पास भी एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। युग्म को मतलब जानते हो क्या होता है? युग्म को मतलब होता है जोड़ा। इन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा ही युग्म कहलाता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट सवाल है हमारा 26 और 91। 26 और 91। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और फिर हम इनकी जांच भी करेंगे। ठीक है, तो 26 और 91, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 13 एकम 13। ये कैलकुलेशन वाली प्रश्नावली है। ठीक है, अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 13 सत्ते 91, 13 बार डिवाइड होगी। ठीक है, और 13 एकम 13। देखो मैंने कैसे डिवाइड की। 7 से डिवाइड किया 9 को, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर बचे 2, 21 हो गए। 7 तिया 21 और 13 एकम 13, इस तरीक़ा से। यहाँ पर देखो 13 गुणा हम 7 में करेंगे तो 91 आएगा। आप इस तरीक़ा से अपनी संख्या को वेरीफाई कर सकते हो जब आप डिवाइड करें तो। ठीक है, अब हमारे 26 के जो फैक्टर आए क्या हैं? 2 गुणा 13। और देखो कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम इस एक को और लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इसका,
तो अब यहाँ पर देखो 91, 91 के जो हमारे गुणनखंड हैं वो हैं 7 गुणा 13 गुणा 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना भैया HCF और LCM। तो पहले हम HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, ठीक है। तो एक तो कॉमन हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई में हम 1 और लिख देंगे और 13 एकम 13। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ये क्या निकल के आया हमारा, HCF। अब हम निकालेंगे LCM, ठीक है। अब LCM देखो, जो संख्या हमारे कॉमन के रूप में आई है उसे तो लिखेंगे, और जो संख्या हमारे बिना कॉमन की बची हैं उनको और लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। तो कौन कौन संख्या बची है हमारी, 2 और 7। तो 2 गुणा 7। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 × 42 का 2, ठीक है। और हासिल लगा 4, और 14 एकम 14, 14 और 4 18। तो 182 LCM आ गया। तो सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। अब ये इसमें कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं की जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको लिखना है कि जांच के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम एज ए लाइक एग्जाम में ऐसे ही करना। आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। जांच के लिए अब देखो, प्रथम संख्या होगी हमारी 26। मैं इन संख्याओं को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और द्वितीय संख्या हो गई भैया हमारी 91, ठीक है। और HCF और LCM के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखना है एग्जाम में कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है भैया HCF गुणा LCM के। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रथम संख्या कौन सी है हमारी, 26 गुणा, और द्वितीय संख्या कौन सी है हमारी, 91, ठीक है भाई। HCF हमने निकाला था 13, तो हम यहाँ पर HCF की जगह पर हम 13 रख देंगे और मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू हमने निकाली थी 182, तो हम यहाँ पर 182 लिख देंगे। अब थोड़ा सा देखो साइंस लगाओ। अब हम देखेंगे कि किस तरफ हमारी सरल मल्टीप्लाई होगी। वैसे आनी तो हमारी दोनों तरफ सेम गुणनफल, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरफ हमारी सरल मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो 26 की गुणा हम 91 में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको कम से कम 20 तक तो पहाड़ याद होंगे, 20 तक टेबल याद होंगे। तो यहाँ पर देखो 13 की हम मल्टीप्लाई 182 में करेंगे तो ये सरल लिखेगी हमें, समझ रहे हो। तो 13 दूनी 26 का 6, हाँ से लगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। तो 106 का 6 यहाँ पर लिख देंगे हम, कैरी 10। अब 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए, 23, ठीक है। जब इस साइड का हमारा गुणनफल 2366 आ गया, तो जैसे ही हम 26 की गुणा हम 91 में करेंगे तो यही आएगा, समझ रहे हो भाई, ठीक है। आप मतलब एग्जाम में ये नहीं करना कि मतलब दोनों तरफ की हम मल्टीप्लाई करने लग जाएं। अगर आपको लग रहा है कि हम अपने सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ हम सही कर रहे हैं, तो बस आप एक साइड की मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड को उसे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस वेरीफाइड हो गया,
ठीक है, इस तरीक़ा से आपको करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमें सवाल कैसे करना होगा, तो इस तरीक़ा से करना होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है भैया हमारा सेकंड, 510 और 92। इसको सॉल्व करना मेरे साथ अब भी। तो देखो भाई, हम पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। कैसे फैक्टर? अभाज्य। तो 510 के हम और 92 के फैक्टर करेंगे। तो बस आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 0 आ रहा है। वैसे ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। हमने बोला था आपको कि जब भी आप किसी संख्या के फैक्टर करें तो छोटी संख्या से ही शुरुआत करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1 तो 11 हो गए। अब 2 का भाग 11 में करेंगे तो 2 पंजे 10। जितना शेष बचता है उसे हम अगली संख्या में ऐड कर देते हैं, फिर हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो शेष 1 बचा, 10 हो गए यहाँ पर, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखो भाई, वैसे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम 5 से डिवाइड नहीं कर रहे। उससे पहले हम थोड़ा सा और लॉजिक लगा के देखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड तो नहीं हो रही। तो इस तरीक़ा से देखो हम वेरीफाई करेंगे कि 5 और 5 10, 10 और 2 12। तो संख्याओं का योग हमारा 12 आ रहा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 255 भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर देखो 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। और देखो 8 5 13। अब ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी, अब ये डिवाइड होगी 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 2 चौक 8। ठीक है, और यहाँ पर बचा 1, 12 हो गए, तो 2 छिक्का 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा अभी, अब ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 एकम 23। ठीक है, जब तक हमें डिवाइड करने होते हैं तब तक हमारे डिवाइड 1 ना आ जाए होगा। ठीक है, तो 510 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो आए हमारे भैया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। देखो कॉमन बनाने के लिए हम इस एक को और लिख लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक न तो हमारा भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम 92 के फैक्टर करते हैं। जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। अब हमें ज्ञात करना क्या है? हमें ज्ञात करना HCF और LCM। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना, हमारा HCF क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं में हमारे जो कॉमन होंगे उसको हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा मतलब और कोई सेम संख्या है जो हमारे कॉमन संख्या बने। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई में हम 1 लिख देंगे, तो 2 एकम 2। तो HCF हमारा आ गया 2, तो एक आंसर तो हमारा ये मिल गया। अब हम LCM ज्ञात करेंगे, तो जो हमारा कॉमन आया उसे तो हम लिखेंगे, और जो हमारे कॉमन के अलावा जितनी भी संख्या बची हैं उसको और लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या बची है, यहाँ पर 3 पंजे 15। ठीक है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, और यहाँ पर बची हमारी 17, तो मैं 17 यहाँ पर लिख दिया। और देखेंगे कि और इसमें मतलब और क्या है संख्या बची है, जैसे यहाँ पर 2 और 23।
तो 23 दूनी 46, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पर ले आया, ठीक। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं, ये 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 गुणा 17 गुणा 46, ठीक है, तो 17 × 51, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 510 गुणा और 46, ठीक। अब देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा थोड़ा सा कि हम किस तरीक़ा से हम जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे 510 और मल्टीप्लाई 40 + 6, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं भाई। 46 और 40 + 6 एक दूसरे का पूरक है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो 4 की गुणा करेंगे हम, 1 में 4 एकम 4, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है, और हमारे 2 जीरो और थी, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, समझ रहे हो। अब देखो 6 की गुणा करेंगे 510 में, तो 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, और यहाँ पर 0 6 4 और 3 और 2, तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई कितनी आई हमारे यहाँ पर, तो ये आई हमारी 23,460। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, एलसीएम निकल के आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीक़ा से आप मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जांच के लिए, तो जांच के लिए अब हम देखेंगे कि प्रथम संख्या कौन सी होगी। आपको प्रॉपर तरीक़ा से करना है यहाँ पर। तो देखो प्रथम संख्या हमारी होगी, प्रथम संख्या होगी हमारी 510, और द्वितीय संख्या होगी भैया हमारी 92, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम आपको पता ही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है हमारी एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक बैठेंगे, समझ रहे हो। तो प्रथम संख्या कौन सी होगी हमारी, तो मेरे भाई प्रथम संख्या होगी हमारी 510, तो 510 गुणा 92, द्वितीय संख्या हमारी 92 होगी, ठीक है भाई। अब एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, एचसीएफ हमारा 2 निकल के आया, और एलसीएम हमारा 23,460, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अब स्मार्ट बनना कि मल्टीप्लाई किस तरफ आसान है, तो हमारी इस तरफ आसान है। तो पहले हम इसी को कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर गुणनफल आएगा वही गुणनफल हमारे यहाँ पर आएगा, तो हमारे क्या हो जाएगी, हमारी वेरीफाई हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर देखो 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 इस साइड का आया गुणनफल। अब जैसे ही हम 510 की गुणा 92 में करेंगे ना, तो हमारा यही आएगा 46,920। क्यों मैं अपने समय को बर्बाद करूं, जब हमारा इधर तरफ हमारा जो मतलब ये 46,920 आ गया, तो जैसे ही हम 510 की गुणा हम 92 में करेंगे तो 46,920 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समय बचेगा, अगर आप करते रहे ना तो आपका समय ही बर्बाद होगा। अगले सवाल में मतलब समय को दे देना। तो ये क्या हो गया हमारा, LHS बराबर RHS, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा थर्ड सवाल है, फिर हम अगले सवाल पर करेंगे।
तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो भाई जितने भी साथी आपके साथ पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और हमारी क्लास को देख सके और लाभ उठा सके, ठीक है। थर्ड सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 2 का। तो 336 और 54, इसको भी डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो 336 और 54, पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा 1 13 हो गए, 2 छक्का 12 और यहाँ पर 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, ठीक है। भाई मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अगर हमारे मतलब संख्या को डिवाइड करने में कहीं गड़बड़ी ना हुई तो ये मान लो हम संख्या को डिवाइड सही कर रहे हैं, ये भी एक पहचान होती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 14 हो गए, 2 सत्ते 14। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 336 के जो फैक्टर आए वो है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। और 54 के फैक्टर, तो 54 का फैक्टर है हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और हम कॉमन फैक्टर बनाने के लिए इस एक को लिख लेते हैं, ठीक है। भाई मेरे समझाने के तरीका को आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीका से आपको फैक्टर करने हैं। फिर अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ देखेंगे जो हमारी कॉमन संख्या होगी इसमें, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखेंगे और दूसरी संख्या और क्या कॉमन होगी, तो देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो एक कॉमन संख्या हमारी ये होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इस एक को लिख लेंगे। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 एकम 6, एचसीएफ निकल के आ गया भैया हमारा ये। अब निकालना क्या हम एलसीएम। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं उनको तो लिखेंगे, जो संख्या बची हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीक़ा से यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और हमारी संख्या एक ये और बची, ठीक है। अब हमारी और संख्या क्या क्या बची हमारे, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 3 9। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 6 48, ठीक है। और गुणा 7 गुणा 9, ठीक। अब आगे को सॉल्व करते हैं तो 48 गुणा 9 सत्ते 63, ठीक। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने वो समझाई थी इस तरीक़ा से आपको करना होगा, जैसे कि 48 गुणा 60 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 के गुणा 8 में करेंगे, 6 अट्ठे 48 का 8 हंस लेगा 4, 6 चौक 24, 24 4 28
ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो थी, इसको जीरो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 48 में, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24 का 4, ठीक। और 3 चौक 12, 12 और 2 14, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 8 4 12 का 2, 8 और 1 9, 9 और 1 10, और ये 2 और 1 3, ठीक है। तो हमारी मल्टीप्लाई कितनी आई यहाँ पर? तो ये आई हमारे 3024, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पर भी हमने एक संख्या खामोखा की बढ़ाई थी, ये मतलब कि यहाँ पर 963 यहीं हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप मेंशन कर लेना इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखो भाई, अब हमें लिखनी है यहाँ पर जांच के लिए। जांच के लिए अब यहाँ इस तरीक़ा से लिखना है कि प्रथम संख्या होगी हमारे 336, और द्वितीय संख्या होगी हमारी 54, ठीक है। अब हमें लिखना है यहाँ पर, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है भैया हमारी HCF गुणा LCM के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रथम संख्या कौन सी थी हमारी 336, तो इसकी जगह पर हम 336 लिख देंगे, गुणा द्वितीय संख्या 54, ठीक, बराबर। अब HCF आया था हमारा 6, और LCM आया हमारा 3024। सरल मल्टीप्लाई देखेंगे किस तरफ है हमारे, इधर की तरफ है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 6 चौक 24 का 4, ठीक है। और 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 0, और कैरी यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और 6 3 18, ठीक है। 18,144 इस साइड आया। जैसे हम 336 से गुणा 54 में करेंगे तो हमारा 18,144 ही आएगा, 18,144। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इससे ये पता पड़ती है कि हमने ये सवाल सही किया है कि नहीं किया, ये हमने HCF और LCM हमने सही निकाले हैं या नहीं निकाले, इससे ये पता चलती है जांच जो होती है हमारी ये, ठीक है। तो हमारे प्रश्न नंबर 2 के जो सवाल थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो भाई मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए तो इसमें नोट कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसको एक किनारे पर लिख लेना, जो भी आपकी नोटबुक होगी, ठीक है। अब देखो भैया प्रश्न नंबर 3 में ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 के 3 पार्ट हैं और इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और क्या हमारी इसमें 3 संख्या दी हैं, ठीक है, और तीनों संख्याओं के हम HCF और LCM निकालेंगे बाय डिटेल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट सवाल, 12, 15,
और 21। ठीक है, इसके हम फैक्टर करते हैं। और अब क्या हमें बस इसमें HCF और LCM ही ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं इसके 12 और 15 और 21। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 के डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। 27 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखो फैक्टर आए हमारे, 12 के फैक्टर है हमारे 2 गुणा 3, और कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम इस एक को लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम 15 को लिख लेते हैं। तो 15 के हमारे फैक्टर आए हैं, वो आए हैं 3 गुणा 5, और कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम इससे एक को लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 21 के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF, अब हम देखेंगे कि इसमें से हमारे कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, और देखेंगे कि हमारा और कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो मल्टीप्लाई में हम 1 को लिख देंगे, और 3 एकम 3। तो HCF आ गया हमारा 3 आंसर। ठीक है, अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM देखेंगे, जो हमारे कॉमन फैक्टर आए हैं, जो हमारा 3 आया उसको तो हम लिखेंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि जो 12 के जो फैक्टर हैं उनमें से हमारी ऐसी कौन सी संख्या बची है जो हमारा कॉमन पेयर नहीं बना। तो यहाँ पर देखो ये 2 बचा और यहाँ पर 2 बचा, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 दूनी 4। अब हम देखेंगे 15 के फैक्टर में मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा जो हमारा कॉमन नहीं है, 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर बचा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा हम 7 में करेंगे तो 420 आएगा। ठीक, तो ये LCM आ गया हमारा 420। तो देखो मैंने कैसे की है मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 6 42, और पीछे से 1 0। ठीक है, तो ये 420 क्या हो गया हमारा, LCM हो गया। ठीक है, बस हमें यहीं तक करना था ये, और यहीं तक बोला था। अब हम सेकंड सवाल को करते हैं। तो सेकंड सवाल है हमारा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब देखो हमारी ये तीनों संख्या हमारी अभाज्य संख्या के रूप में, जब हमारी संख्या अभाज्य के रूप में होती हैं तो उनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो HCF कितना होगा हमारा यहाँ पर, HCF होगा हमारा यहाँ पर 1, और LCM क्या होगा, LCM वो होगा जो इनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो LCM जैसे 17 गुणा 23 गुणा 29, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो इनका गुणनफल होगा वो हमारा LCM कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो होगा 11,339 आंसर। अगर भाई मैं इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप पर मल्टीप्लाई तो आती होंगी। ठीक, तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आ गया तो मल्टीप्लाई तो आपको करनी होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो तरीका आपको समझ आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सवाल हमारे कैलकुलेशन पर आधारित है। जितनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी आप इतनी जल्दी सवाल को डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो भाई। अगला सवाल है हमारा, इसको भी हम यहीं पर डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं।
थर्ड सवाल है। 8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 8 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, फिर 9 के फैक्टर करेंगे और हम फिर 25 के फैक्टर करेंगे। 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं 9 को, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। बोलो क्लियर कि नहीं? ठीक है, इस तरीक़ा से आपको फैक्टर करने हैं। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप जल्दी से जल्दी आप अपने फैक्टर को डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो, 8 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। और 9 के जो हमारे फैक्टर आए, 9 के फैक्टर आए भैया हमारे 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है। और 25 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हमारे 5 गुणा 5 गुणा 1। अब आप ये कहोगे कि इस एक को कहाँ से लिख रहे हो? तो एक को मैं यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम मतलब कॉमन बना लेते हैं ना, तो कॉमन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा साधारण सा मतलब अच्छा सा दिखाई देता। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ। लेकिन जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। किसी भी संख्या की गुणा हम एक में करेंगे तो संख्या हमारी वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। ठीक है, तो HCF हम पहले निकालेंगे जो हमारा इसमें कॉमन होगा। इन तीनों संख्याओं में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सी संख्या। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखेंगे हम हमारा कॉमन क्या होगा। देखो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। ठीक है, तो इनका HCF एक आएगा। ठीक, और एलसीएम क्या होगा? ठीक है, जो संख्या हमारी एक के अलावा बची हैं वो संख्या हमारी क्या होंगे? एलसीएम होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8 हो गया यहाँ पर। और 3 तिया 9, मल्टीप्लाई में 9 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पर देखो भाई, 25 निम्मा 225, तो 225 गुणा 8। अब 8 ही गुणा हम 225 में करेंगे, तो 8 पंजे 40 की 0, हंस लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की 0। ठीक है, और हंस लगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 1800। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के हमारे थर्ड पार्ट है, ये हमने आसानी से और डिटेल में सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जो प्रश्न नंबर 4 होगा, उसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। भाई वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक, और मैं इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझा रहा हूँ और आई होप आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, अब हमारा चौथा सवाल है। अब यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखेंगे हम कि दिया है, यहाँ पर प्रथम संख्या भैया हमारी यहाँ पर 306। ठीक है, और द्वितीय संख्या होगी हमारी 657। ठीक है, और HCF
HCF दे रखा है इसमें 9, ठीक है। और LCM हमें ज्ञात करना, ठीक। अब आपको पता ही होगा कि जब हम किसी दो संख्याओं का हम HCF और LCM निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM के। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। हर साल ऐसा एग्ज़ाम में पेपर आ जाता है, लेकिन डाटा चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। समझ रहे हो भाई। तो प्रथम संख्या कौन सी होगी हमारी, 306। तो 306 गुणा, और द्वितीय संख्या क्या होगी हमारी, 657, ठीक है। और बराबर HCF कितना होगा हमारा यहाँ पर 9, और LCM हमें निकालना, LCM हमें ज्ञात करना। तो देखो भाई, ये LCM पे कोफिशिएंट में हमारी 9 संख्या है। तो जब हमारी कोई संख्या कोफिशिएंट में होती है तो बराबर का भाग होता है, ठीक है। तो 306 गुणा 657 और 9 को हम इसके बटे में कर देंगे, और बराबर LCM, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड इस तरीक़ा से करना कि 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM 34 और गुणा 657, इनका जो गुणनफल आएगा वही हमारा LCM कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो भाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5, और इसमें ये सवाल दे रखा है 6 की घात n, ठीक है। तो देखो भाई, इसका एक रूल है, उसको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। उससे क्या होगा कि सवाल हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, उसको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं कि नियम। अगर आप इस नियम को एग्ज़ाम में लिखकर आ जाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कोई संख्या शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड कम से कम 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। जैसे हम 10 के हम फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर करने पर मतलब वो 2 गुणा 5 के रूप में आएगी, तो वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखी थी कम से कम 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए।
एन प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि 6 का हम मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि हमारे 2 गुणा 5 के रूप में उसके फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे होंगे तो हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर हम इसे लिखकर और हम अपनी इस संख्या को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अब हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो 6 के जो फैक्टर आए भैया हमारे, वो आए 2 गुणा 3 के रूप में। लेकिन यहाँ पर ये मतलब ये शर्त कर रहा था कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहिए, तो उसके गुणनखंड कम से कम 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप के हैं, इसलिए, और यहाँ पे बाय डिटेल लिखेंगे, तथा 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है। ठीक है। इसलिए यह 0 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है एन प्राकृतिक संख्या के लिए। आंसर इस तरीक़ा से आपको ये सवाल करना। ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये लिखाई थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन इसका मतलब करने का तरीका ये बेस्ट है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये प्रश्न नंबर 5 का जो सवाल था ये हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया, और आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं इनको रेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किए तो नोट कर सकते हो। ठीक है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर। ठीक है। तो अभ्यास का सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ठीक। अगला सवाल हमारा ये है 6 कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है। इसमें यह पूछ रहा है कि भाज्य है या अभाज्य है, और भाज्य है तो क्यों है। इस तरीक़ा से मतलब क्वेश्चन कर रहा है हमसे। तो हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम देंगे इसका मुंह तोड़ जवाब सवाल का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, सवाल को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 6वां सवाल है हमारा, और इसके जो फैक्टर दिए गए हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 और गुणा 13 और प्लस 13 और 7 गुणा 6 7 गुणा 6 गुणा 5, ठीक है, और 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। आप अपने कक्षा 10 की एनसीईआरटी में देखते रहना, ठीक है। ये है मतलब फैक्टर। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो हमारी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, और केवल 2 ही फैक्टर होंगे वो हमारी संख्या कैसे कहलाएगी? अभाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना और अपने ध्यान को मतलब इधर उधर मत लगाना। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, देखो यहाँ पर 13 है और प्लस के बाद हमारे यहाँ पर 13 है, तो हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या, ठीक है। हमें 2 से अधिक फैक्टर दिखाने हैं, तभी तो हमारी भाज्य संख्या होगी। जो मतलब प्रश्न कर रहा हमसे भाज्य संख्या क्यों है, हम मतलब प्रॉपर तरीका से और प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ पर बताएंगे, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बताना है एग्जामिनर को, ठीक है भाई। तो 13 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 13 निकाल लेंगे कॉमन, और यहाँ पर देखो कि 7 गुणा 11 गुणा 1, बस जैसे ही हमने यहाँ पर 13 कॉमन के रूप में निकाला तो 1 बार डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो जैसे हमने 13 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो 13 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगी, ठीक है भाई। तो हम 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पहले इस साइड को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब साथ ही साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम दोनों की हम लैंग्वेज हम एक ही रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें से कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर 5 है और प्लस के बाद यहाँ पर 5 है, तो 5 कॉमन इसमें से हमारा होगा, समझ रहे हो। यहाँ पर और लिखते चलेंगे, ठीक। अब देखो 7 गुणा 6 गुणा यहाँ पर 5, जैसे हमने यहाँ पर कॉमन के रूप में निकाल लिया तो 1 बार भाग जाएगा, और गुणा 4 गुणा 3 गुणा और 2 गुणा 1, किसी भी संख्या में 1 की गुणा करते हैं तो संख्या हमारी वही रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्लस 5 एकम 5, जैसे हमने ये कॉमन के रूप में निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो भैया कि 13, ठीक है, और हम ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77 एकम 77 और प्लस 1, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर 78, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 13 गुणा 78, 78 के हम जैसे हम फैक्टर करेंगे ना तो 2 से अधिक फैक्टर होंगे, तो हम ऐसे ना करके हम 1 से अधिक फैक्टर दिखाने के लिए हम मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे, तो ये हमारे 2 से अधिक फैक्टर हो गए। 2 से अधिक फैक्टर होने का कारण पता क्या होता है, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो 5, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, ठीक है, और 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो हम सरल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 और 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, और प्लस में हमारा यहाँ पर एक और है, ठीक। अब हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा सॉल्व हो गया। अब 5, अब यहाँ पर देखो 24 दूनी 48 का 8, ठीक है, और हासिल लगा 4, 24 चौक 96, 96 में हम जैसे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 हम यहाँ पर लिख देंगे और प्लस 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 5 गुणा और 1008 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1009, ठीक है। 2 से अधिक फैक्टर दिखाने हैं तो हम इसे 1 के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 गुणा 1000 गुणा 1, हमने 2 से अधिक फैक्टर दिखा दिए, तो हम यहाँ पर यहाँ पर प्रॉपर तरीका से लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या होगी क्योंकि इनके 2 से अधिक
गुणनखंड है। आंसर। ठीक है, इस तरीका से आपको सॉल्व करना। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो यहाँ पर देखो, जैसे 13 गुणा 78 गुणा 1, हमने 2 से अधिक फैक्टर दिखा दिए। अब ऐसे ही यहाँ पर 5 गुणा 1009 गुणा 1, इसके भी हमने 2 से अधिक फैक्टर दिखा दिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीका से ही समझते रहना। अब हमारा 7वां सवाल है। थोड़ा देखो, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो, लास्ट में जो मतलब एक शब्द है पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से। ठीक है, एक बार मिलने के बाद ठीक बाद कब मिलेंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा पहली बार। जैसे मैं आपको सवाल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर भैया हमारा एक वृत्ताकार पथ है, हम समझने के लिए यहाँ पर एक पथ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वृत्ताकार पथ। और थोड़ा सा प्रॉपर तरीका से नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसमें समझ जाना। ठीक, अब यहाँ पर देखो, एक स्थान पर हमारे ये एक तो सोनिया है, और दूसरा जो है ये दूसरा हमारा रवि है। ठीक है, ये इस पथ पर दौड़ रहे हैं, और इसमें मतलब वैल्यू दे रखी है कि सोनिया 18 मिनट में दौड़ रही है। ठीक है, सोनिया 18 मिनट में। ठीक है, और रवि दौड़ रहा है 12 मिनट में। ये क्वेश्चन में बोल रहा, ये 12 मिनट, ध्यान से समझना। अब देखो, पुनः का मतलब क्या होता है, इस कीवर्ड को और लिख लो। पुनः का मतलब होता है फिर से, अगेन। ठीक है, ये फिर से कब मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूनतम समय के लिए, यानी कि कम समय के लिए निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, और अधिक समय के लिए निकालते हैं एचसीएफ। समझ रहे हो भाई? इसको मतलब एक अपने नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ऐसी सिचुएशन में मतलब इसी का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे, अब ये कह रहा है कि फिर से कब मिलेंगे, पुनः कब मिलेंगे। देखो, अगर सुबह से और शाम तक दौड़ेंगे हो तो कई बार मिलेंगे। ये कह रहा है कि एक बार स्टैंड होने के बाद जैसे ये दौड़ेंगे, दौड़ यानी कि फिर कब मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहली बार की बात कर रहा। ठीक, तो पहली बार में अगर मतलब सुबह से लेकर शाम तक दौड़ेंगे तो कई बार मिलेंगे। तो ये पहली बार में कह रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार में समय कम लगेगा, और सुबह से लेकर शाम तक ये दौड़ते रहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कम समय के लिए हम निकालते हैं एलसीएम, और अधिक समय के लिए निकालते हैं एचसीएफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो को थम्स अप जरूर करना।
अब हम इसके फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझना और प्रॉपर तरीक़ा से आपको चीज़ें समझ आएंगी। जैसे 18 और 12 इनके हम फैक्टर करते हैं, तो सर्वप्रथम इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 ने हम 18 और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है। अब सिमिलरली अब इसे ही हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 छिक्का 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 18 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। कौन बनाने के लिए हम इसे एक और लिख लेते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। 12 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले जो हमारे कॉमन होगी संख्या उसको तो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है। और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, तो 2 गुणा 3 और इस एक को लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक के रूप में यहाँ पर सेम है, यहाँ पर लिख ले, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे जो मतलब ये हमने निकालनी, ये और ये और ये, और संख्या हमारी कौन कौन सी और बची, जैसे हमारे यहाँ पर 3 बची और 2 बची, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 3 गुणा 2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 एकम 6, 6 तिया 18 दूनी 36। तो आपको प्रॉपर तरीका से लिखना कि 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर इस तरीक़ा से आपको ये सवाल बनाना। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।